हेलो दोस्तों, मैं अनिल कुमार स्मार्ट आईक्यू क्लासेस में आपका स्वागत करता हूं। आज हम लोग संविधान के बारे में अध्ययन करेंगे। संविधान में हम लोग आज प्रस्तावना के बारे में अध्ययन करेंगे। प्रस्तावना जो होती है किसी भी देश के संविधान के जो आदर्श होता है उसे प्रस्तावना कहा जाता है। तो आज हम लोग अपने जो संविधान का जो आदर्श है यानी प्रस्तावना के बारे में अध्ययन करेंगे। सबसे पहले हम इस प्रस्तावना की प्रस्तावना जो लिखा गया है यानी जो संविधान की जो प्रस्तावना है कुछ इसी प्रकार लिखा गया है उसको हम पढ़ेंगे। उसके बाद इधर जो है प्रस्तावना से संबंधित जो परीक्षाओं में प्रश्न पूछे जाते हैं उसको हम लोग अध्ययन करेंगे। आइए एक एक करके हम लोग आगे बढ़ते हैं। देखिए, सबसे पहले देखिए, हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतांत्रिक गणराज्य बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को सामाजिक आर्थिक राजनीतिक न्याय विचार अभिव्यक्ति और विश्वास धर्म और उपासना की स्वतंत्रता प्रतिष्ठा और अवसर की समानता प्राप्त करने के लिए तथा उन सब में व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता और अखंडता सुनिश्चित करने वाली बंधुता को बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्प होकर अपनी इस संविधान सभा में आज की तारीख 26 नवंबर 1949 को इतत द्वारा इस संविधान को अंगीकृत अधिनियमित और आत्मर्पित करते हैं। तो ये जो शब्द हैं हमारी प्रस्तावना के शब्द हैं। कुछ इसी प्रकार जो है हमारी प्रस्तावना में लिखा गया है। आप जो ये देख रहे होंगे इसके चारों तरफ जो बॉर्डर लाइन बनाई गई है और इसकी जो फूल पत्ती इसकी चारों तरफ से बनाई गई है, इसकी जो डिज़ाइन है, इस डिज़ाइन को बनाने का कार्य जो है नंदलाल घोष ने किया था। इस डिज़ाइन को बनाने का कार्य नंदलाल घोष ने किया था। और इसके अंदर जो लिखावट की गई है, इसके अंदर की जो लिखावट है, इसकी लिखावट का कार्य जो है प्रेम बिहारी नारायण रायजादा। तो जो इसकी चारों तरफ की डिज़ाइन बनाई गई है यानी संविधान में जितनी भी डिज़ाइनें बनाई गई हैं, जो भी कलाकृतियाँ की गई हैं, उस कलाकृतियों को करने का कार्य जो है नंदलाल घोष द्वारा किया जाता है। और इसके अंदर जो लिखावट का कार्य किया गया है प्रेम बिहारी नारायण रायजादा द्वारा किया गया है। और एक बात और यह है कि संविधान के हर पेज पर जो है प्रेम बिहारी नारायण रायजादा के सिग्नेचर हैं वहाँ पर। इसको भी ध्यान दीजिएगा। कभी परीक्षाओं में पूछ सकता है कि किस व्यक्ति के सिग्नेचर जो है संविधान के हर पृष्ठ पर है, तो प्रेम बिहारी नारायण रायजादा के सिग्नेचर जो है संविधान के हर पृष्ठ पर है। आइए हम लोग प्रस्तावना से संबंधित प्रश्न कैसे बनते हैं इसको समझने का प्रयास करते हैं। सबसे पहले देखिए, प्रस्तावना पूछा जाता है कि प्रस्तावना किस देश से लिया गया है। तो प्रस्तावना जो है अमेरिका से लिया गया है। पूछा जाता है कि प्रस्तावना के विचार कहाँ से लिए गए हैं या प्रस्तावना किस देश से लिया गया है, तो हमारा उत्तर होगा अमेरिका से लिया गया है। उसके बाद देखिए, प्रस्तावना के शब्द कहाँ से लिए गए हैं। प्रस्तावना के शब्द जो है ऑस्ट्रेलिया से लिए गए हैं। इन दोनों के अंतरों को समझते हुए हम लोग आगे बढ़ेंगे। देखिए, जब भी पूछा जाए प्रस्तावना कहाँ से लिया गया है या पूछा जाए प्रस्तावना के विचार कहाँ से लिए गए हैं, तो हमारा उत्तर होगा अमेरिका। और जब पूछा जाए कि प्रस्तावना के शब्द कहाँ से लिए गए हैं, तो ये ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है। उसके बाद देखिए, प्रस्तावना किस प्रकार बनाया गया था, इसको हम समझने का प्रयास करते हैं। देखिए, जब संविधान सभा की तीसरी बैठक हुई थी उस समय जो है 13 दिसंबर 1946 के दिन जवाहरलाल नेहरू द्वारा एक उद्देश्य प्रस्ताव को संविधान सभा के समक्ष पेश किया गया था। वही उद्देश्य प्रस्ताव जो है 26 नवंबर 1949 को उद्देशिका के रूप में बनता है। वही उद्देशिका जो है प्रस्तावना के रूप में जाना जाता है। प्रस्तावना कहिए चाहे उद्देशिका कहिए, दोनों का मतलब एक ही होता है। तो 13 दिसंबर 1946 के दिन जवाहरलाल नेहरू ने एक उद्देश्य प्रस्ताव को संविधान सभा के समक्ष पेश किया था। वही उद्देश्य प्रस्ताव जो है 26 नवंबर 1949 को जब संविधान सभा द्वारा अंगीकृत किया जाता है उसे उद्देशिका के नाम से जाना जाता है। वही उद्देशिका प्रस्तावना है। उसके बाद देखिए, जो हमारी प्रस्तावना है, ये प्रस्तावना है, इस प्रस्तावना को जब हम लोग एक बार, दो बार, तीन बार जब पढ़ेंगे तो हमें जो है उसके 4 मूल तत्व हमें देखने को मिलते हैं। और अब हम लोग उसी 4 मूल तत्वों के बारे में अध्ययन करते हैं। देखिए, जो 4 मूल तत्व हैं, सबसे पहले हमें संविधान के स्रोत के बारे में यहाँ जानकारी मिलती है। इस प्रस्तावना को जब हम पढ़ेंगे तो यहाँ पर हमें संविधान के स्रोत के बारे में जानकारी मिलेंगी। उसके बाद हमें ये प्राप्त होता है कि हमारे संविधान का स्वरूप कैसा होगा, इसकी जानकारी भी प्रस्तावना से मिलती है। उसके बाद संविधान के उद्देश्य क्या हैं, जो हमारा संविधान है उसका उद्देश्य क्या है, इसकी भी जानकारी हमें प्राप्त होती है। उसके बाद कब लागू किया गया था, 26 नवंबर 1949 को अंगीकृत जब किया गया था, इसकी भी हमें जानकारी यहाँ प्राप्त होती है। आइए इन 4 मूल तत्वों के बारे में हम लोग अध्ययन करते हैं। देखिए, जब पूछा जाए कि संविधान के स्रोत क्या हैं, तो संविधान के स्रोत क्या हैं, तो संविधान के स्रोत हैं हम भारत के लोग। जब भी पूछा जाए कि संविधान के स्रोत क्या हैं, तो संविधान के स्रोत हैं हम भारत के लोग। यानी संविधान को जो शक्ति प्राप्त हो रही है भारत के लोगों द्वारा ही शक्ति प्राप्त हो रही है। इसलिए जो है संविधान के स्रोत जो हैं हम भारत के लोग हैं। और ये जो है संविधान जो हमारी प्रस्तावना है
प्रस्तावना की पहली लाइन जो है ऊपर वाली, वहाँ पर जो है हम भारत के लोग से ही शुरू होती है, इसलिए जो है संविधान की जो स्रोत हैं हम भारत के लोग हैं। उसके बाद देखिए अगर स्वरूप की बात की जाए, स्वरूप मतलब ये है कि संविधान का स्वरूप कैसा होगा, यानी उसकी प्रकृति कैसी होगी, ये अगर बात की जाए तो देखिए संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और गणराज्य यानी गणतंत्र। उसके बाद देखिए यहाँ पर संविधान में प्रस्तावना में संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, लोकतंत्रात्मक गणराज्य की बात किया जा रहा है। तो आइए इसको हम समझते हैं। देखिए संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न का मतलब यह है कि संप्रभु राष्ट्र का मतलब ये है कि हम अपने आंतरिक मामले और बाह्य मामलों में किसी बाहरी देश के हस्तक्षेप के बिना निर्णय लेने के लिए स्वतंत्र हैं। इसी को जो है संप्रभु राष्ट्र यानी संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न राष्ट्र के नाम से जाना जाता है। उसके बाद देखिए समाजवादी का मतलब ये होता है कि समाज में समानता लाना। समाज में समानता लाने के लिए राष्ट्र की सहायता से समाज में समानता लाई जा सकती है, इसी को जो है समाजवादी के नाम से जाना जाता है। उसके बाद देखिए पंथ निरपेक्ष का मतलब ये है कि जो हमारा राष्ट्र है वो पंथ निरपेक्ष है, यानी धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र माना जाता है, क्योंकि हमारे देश में कोई राष्ट्रीय धर्म नहीं है, लेकिन यहाँ के जो व्यक्ति हैं, जो नागरिक हैं, उनका कोई धर्म हो सकता है, लेकिन राष्ट्र का कोई धर्म नहीं है, इसी को जो है पंथ निरपेक्ष राष्ट्र के नाम से जाना जाता है। आइए हम लोग गणराज्य यानी गणतंत्र के बारे में समझने का प्रयास करते हैं। हमारा जो भारत का संविधान है वो लोकतंत्रात्मक गणराज्य है, इसको हम सब लोग समझते हैं। देखिए गणतंत्र और लोकतंत्र दोनों का अर्थ अलग अलग होता है। लोकतंत्र का मतलब ये होता है यदि किसी देश के लोगों द्वारा सरकार को चुना जाता है तो उसे लोकतंत्र कहा जाता है, और यदि किसी देश के लोगों द्वारा केवल सरकार को चुना जाता है तो वो लोकतंत्र कहलाता है, और यदि किसी देश के लोगों द्वारा सरकार के साथ सर्वोच्च नेता को भी चुना जाता है तो गणतंत्र कहलाता है। इसको समझने का प्रयास करिए। हमने कहा किसी देश के लोगों द्वारा यदि केवल सरकार को चुना जाता है तो लोकतंत्र कहलाता है। यदि किसी देश के लोगों द्वारा केवल सरकार को चुना जाए वो लोकतंत्र कहलाता है, और यदि किसी देश के लोगों द्वारा सरकार के साथ सर्वोच्च नेता को भी चुना जाए वो गणतंत्र कहलाता है। इसको देखिए, सरकार के साथ सर्वोच्च नेता को भी चुना जा रहा है, सर्वोच्च नेता को भी चुना जा रहा है तो ये गणतंत्र कहलाता है। ये लोकतंत्र है और ये गणतंत्र है। तो इसके अंतर को समझने का प्रयास करिए। जब केवल यदि केवल लोगों के द्वारा केवल सरकार को चुना जाता है उसे जो है लोकतंत्र कहा जाता है, और यदि किसी देश के लोगों द्वारा सरकार के साथ साथ सर्वोच्च नेता को भी चुना जाता है वो गणतंत्र कहलाता है। तो ये सर्वोच्च नेता क्या होता है इसको समझने का प्रयास करिए। जो हमारे देश का सर्वोच्च नेता है यानी सर्वोच्च पद, हमारे देश का जो सर्वोच्च पद है राष्ट्रपति को माना जाता है। तो राष्ट्रपति जो है, राष्ट्रपति का जो पद है देश के लोगों द्वारा ही चुना जा रहा है, इसलिए जो है ये गणतंत्र कहलाता है। अगर यहीं पर राजतंत्र की बात की जाए तो राजतंत्र में होता है जो सर्वोच्च पद होता है वो वंशानुगत होता है, यानी राजा का पुत्र राजा होगा, यानी राष्ट्रपति का पुत्र राष्ट्रपति होगा। इस प्रकार की जो व्यवस्थाएं होती हैं वो राजतंत्र की व्यवस्थाएं होती हैं। लेकिन हमारे देश में जो है गणतंत्र की व्यवस्था है। यहाँ पर जो राष्ट्रपति होता है इसे जो है चुना जाता है, यानी चुना जाता है ही नहीं, इस राष्ट्रपति को अप्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणाली द्वारा चुना जाता है। लोकसभा, राज्यसभा और राज्य की विधानसभाओं के सदस्यों द्वारा राष्ट्रपति को चुना जाता है। इसलिए जो हमारे देश की जो व्यवस्था है लोकतंत्रात्मक गणराज्य है। देखिए लोकतंत्रात्मक गणराज्य है। अगर वहीं पर राजतंत्र होता तो राजतंत्र में जैसे ब्रिटेन का संविधान, ब्रिटेन के संविधान में लोकतंत्रात्मक राजतंत्र है। जब भी पूछा जाए कि ब्रिटेन का संविधान कैसा है तो ब्रिटेन का संविधान जो है लोकतंत्रात्मक राजतंत्र है। वहाँ पर सरकार को तो लोगों द्वारा चुना जाता है, लेकिन जो सर्वोच्च नेता का चुनाव जो है लोगों द्वारा नहीं किया जाता है। वहाँ पर रानी एलिजाबेथ का जो पुत्र होगा वही राजा बनेगा, इसकी वहाँ पर व्यवस्था है। तो यही हमारा गणतंत्र है। उसके बाद देखिए उद्देश्य के बारे में हम लोग समझते हैं। उद्देश्य यहाँ पर देखिए न्याय है, स्वतंत्रता है, समानता है और बंधुत्व है। इसकी व्यवस्था देखिए कहाँ किया गया है। न्याय के बारे में बताया गया है, समानता है और बंधुत्व है। बंधुत्व तो
देखिए यह जो उद्देश्य है, उद्देश्य यहाँ पर न्याय है, स्वतंत्रता है, समानता है, बंधुत्व है। तो यहाँ पर 4 प्रकार के उद्देश्यों के बारे में बताया गया है, इसको हम लोग समझने का प्रयास करते हैं। यहाँ पर देखिए न्याय की जब बात की जाए तो यहाँ परीक्षाओं में पूछा जाता है कि हमारे प्रस्तावना में कितने प्रकार की न्याय की चर्चा किया गया है। तो प्रस्तावना में देखिए सामाजिक न्याय, आर्थिक न्याय और राजनीतिक न्याय की बात किया गया है। सामाजिक न्याय, आर्थिक न्याय और राजनीतिक न्याय की बात किया गया है। इसको देखिए सामाजिक न्याय, आर्थिक न्याय और राजनीतिक न्याय की बात किया गया है। उसके बाद देखिए स्वतंत्रता। स्वतंत्रता के बारे में भी हमारे जो मौलिक अधिकार है, मौलिक अधिकार में अनुच्छेद 19 से लेकर के अनुच्छेद 22 तक स्वतंत्रता के बारे में बताया गया है। उसी का कुछ स्वरूप जो है हमें संविधान में, हमारी प्रस्तावना में देखने को मिलता है। तो इसके भी यहाँ पर हो गया। उसके बाद समानता। समानता जो है हमारे जो मूल अधिकार है अनुच्छेद 14 से लेकर के 18 तक, अनुच्छेद 14 से लेकर के मौलिक अधिकार के अनुच्छेद 14 से लेकर 18 तक के जो चर्चाएं की गई हैं वहाँ समानता के बारे में बताया गया है। तो बंधुत्व। बंधुत्व का मतलब ये है कि भाईचारे की भावना को बनाए रखना, क्योंकि भारत एक विविधताओं का देश है और हर धर्म के लोग जो है एक दूसरे से मिलकर रहे हैं। यही बंधुत्व की भावना के बारे में हमें जानकारी प्राप्त होती है। तो ये था। उसके बाद देखिए लागू कब किया गया था। लागू करने का मतलब ये है कि जो इसे अंगीकृत कब किया गया था। 26 नवंबर 1949 को जो है इसे अंगीकृत किया जाता है। लागू करने का कार्य तो लागू जब किया गया था, इसके जो है 26 जनवरी 1950 को जो है संविधान को लागू किया गया था और उसी के साथ साथ प्रस्तावना को भी लागू किया गया था। तो यहाँ पर हमने प्रस्तावना के जो 4 मूल तत्व हैं उसके बारे में समझने का प्रयास किया। आइए फिर हम समझते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं। देखिए अभी हमने बताया कि प्रस्तावना का विचार अमेरिका से लिया गया है और प्रस्तावना के शब्द जो हैं ऑस्ट्रेलिया से लिए गए हैं और प्रस्तावना को जो है उद्देश्य प्रस्ताव के रूप में जवाहरलाल नेहरू द्वारा इसे संविधान सभा में पेश किया गया था और 26 नवंबर 1949 को जब संविधान सभा इसे अंगीकृत करती है तो इसे उद्देशिका के नाम से जाना जाता है और बाद में वही प्रस्तावना का रूप लेता है। उसके बाद देखिए जो प्रस्तावना के जो 4 मूल तत्व हैं, 4 मूल तत्व में संविधान के स्रोत हैं, स्वरूप हैं, उद्देश्य हैं और कब इसे लागू किया गया था। इसकी जानकारी हमें प्रस्तावना से जब पढ़ते हैं इसकी जानकारी हमें प्राप्त होती है। तो संविधान के स्रोत क्या हैं? हम भारत के लोगों द्वारा जो शक्ति संविधान को प्राप्त होती है, इसलिए जो है संविधान के जब स्रोत की बात की जाए तो हम भारत के लोग हैं। उसके बाद स्वरूप में देखिए संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न यानी संप्रभु राष्ट्र है भारत, समाजवादी विचारधारा है हमारे देश की और पंथ निरपेक्ष हमारे देश में है और गणतंत्र की व्यवस्था है, यानी गणतंत्र में हमारे यहाँ लोकतंत्रात्मक गणराज्य की बात किया जा रहा है। उसके बाद उद्देश्य देखिए यहाँ पर न्याय है, स्वतंत्रता है, समानता है और बंधुत्व है। तो यहाँ पर 4 प्रकार के उद्देश्यों की बात किया गया है। उसके बाद देखिए यहाँ पर एक चीज़ और पूछा जाता है कि न्याय पूछा जाता है कि न्याय कितने प्रकार के होते हैं। हमारे सब प्रस्तावना में न्याय कितने प्रकार से बांटा गया है। तो यहाँ पर 3 प्रकार के न्याय की चर्चा किया गया है, सामाजिक न्याय, आर्थिक न्याय और राजनीतिक न्याय। इन तीनों न्याय को आप ध्यान देखिएगा, क्योंकि अक्सर यहाँ परीक्षाओं में पूछा जाता है। 4 ऑप्शन दे देगा और पूछेगा कि इसमें से कौन सा नहीं है, तो ये 3 नाम आप ध्यान दीजिएगा। उसके बाद स्वतंत्रता के बारे में पता चलता है और हमारे संविधान में भी स्वतंत्रता के बारे में पता चलता है। समानता के बारे में जो है अनुच्छेद 14 से लेकर के 18 तक के मूल अधिकार में जो है समानता के बारे में पता चलता है। बंधुत्व की भावनाओं का भी पता चलता है। जब हम मौलिक कर्तव्य पढ़ते हैं तो वहाँ बंधुत्व की भावना को भी हमें पता चलता है। उसके बाद संविधान लागू कब किया गया था? 26 जनवरी 1950 को जब संविधान लागू किया गया था उसकी भी जानकारी हमें प्राप्त होती है। उसके साथ साथ अंगीकृत कब किया गया था? 26 नवंबर 1949 को किया गया था। उसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं। इधर देखिए जो हमारा संविधान है ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, इसको ध्यान दीजिएगा। पूछा जाता है कि 42वें संविधान संशोधन के तहत प्रस्तावना में किन शब्दों को जोड़ा गया था। तो यहाँ पर 42वें संविधान संशोधन 1976 में जो है समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और अखंडता के शब्दों को जोड़ा गया था। इसको ध्यान से देखिए, समाजवादी शब्द को जोड़ा गया, पंथ निरपेक्ष शब्द को जोड़ा गया, उसके बाद अखंडता के शब्द को जोड़ा गया था। तो ये 3 शब्द जो हैं 42वें संविधान संशोधन के तहत ही जोड़े गए थे। अक्सर परीक्षाओं में पूछा जाता है कि किन 3 शब्दों को जोड़ा गया था, तो इन 3 शब्दों को आप ध्यान दीजिएगा। समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और अखंडता के शब्दों को जो है प्रस्तावना में जो है 42वें संविधान संशोधन के तहत जोड़ा गया था। उसके बाद देखिए कुछ वाद हैं जो अक्सर परीक्षाओं में पूछे जाते हैं प्रस्तावना से संबंधित, और यहाँ पर वाद ये था कि प्रस्तावना जो है
संविधान का भाग है कि नहीं, इसको सिद्ध करने के लिए अलग अलग तरीके से वाद सर्वोच्च न्यायालय ने अपना निर्णय दिया है। इसको हम लोग समझते हैं। देखिए, जो प्रमुख वाद हैं उसको हम लोग समझेंगे। प्रमुख वाद में सबसे पहले एक है बेरुवाड़ी का मामला है। बेरुवाड़ी का मामला, इसको समझने का प्रयास करिए। बेरुवाड़ी का मामला, बेरुवाड़ी का मामला जो है 1960 में आया था। ये सर्वोच्च न्यायालय ने इस पर अपना डिसीजन दिया था, निर्णय दिया था। और इसमें बेरुवाड़ी के मामले में बताया था कि जो ये प्रस्तावना है संविधान का भाग नहीं है। और इसके जो प्रमुख बात यह है कि बेरुवाड़ी के मामले में 7 जजों की बेंच थी। 7 जजों की बेंच द्वारा ये निर्णय दिया जाता है कि प्रस्तावना संविधान का भाग नहीं है। यहाँ पर ये बताया गया था जो प्रस्तावना है संविधान का भाग नहीं है, संविधान का भाग नहीं है। उसके बाद एक मामला और आता है, उसको केशवानंद भारती के नाम से जानते हैं। केशवानंद भारती का जो मामला होता है, केशवानंद भारती का मामला, ये बहुत फेमस मामला है। केशवानंद भारती का मामला, केशवानंद भारती का जो मामला था, ये 1973 में हुआ था। इस तिथि को आप ध्यान दीजिएगा। अक्सर यहाँ पर परीक्षाओं में सन के भी बारे में पूछता है कि केशवानंद भारती का मामला सुप्रीम कोर्ट ने कब दिया था, तो ये 1973 में दिया था। और केशवानंद भारती के मामले में क्या हुआ था, देखिए, केशवानंद भारती के जो खंडपीठ बनाई गई थी इस मामले के लिए, इसमें जो है 13 जजों की बेंच हुई थी। इसमें 13 जजों की बेंच थी, 13 जजों की बेंच थी, जो अब तक की सबसे बड़ी लार्जर बेंच मानी जाती है। सबसे बड़ी बेंच जो है केशवानंद भारती के मामले में ही बैठी थी। पूछा जाए, जब भी प्रश्न पूछा जाए कि अब तक की सबसे बड़ी संविधान सुप्रीम कोर्ट द्वारा सबसे बड़ी बेंच का गठन कब किया गया था, तो केशवानंद भारती के मामले में किया गया था। वहाँ पर 13 जजों की बेंच थी। इसमें जो है प्रस्तावना के बारे में ये इस वाद में बताया गया था कि प्रस्तावना जो है संविधान का भाग है। इसमें बताया गया प्रस्तावना संविधान का भाग है, प्रस्तावना संविधान का भाग है। देखिए, जहाँ पर बेरुवाड़ी के मामले में प्रस्तावना का संविधान का भाग नहीं है बताया गया था, उसके बाद वहीं पर केशवानंद भारती के मामले में उस निर्णय को पलट दिया गया। वहाँ पर बताया गया कि प्रस्तावना संविधान का भाग है। उसके बाद एक और मामला था जो एस.आर. मुंबई का मामला था। एस.आर. मुंबई का मामला, एस.आर. मुंबई का मामला जो है 1994 में हुआ था। और एस.आर. मुंबई के मामले में उसने जो है बताया कि जो प्रस्तावना है ये संविधान का महत्वपूर्ण अंग है। इसने बताया प्रस्तावना संविधान का महत्वपूर्ण अंग है। तो इस प्रकार देखिए, जो प्रमुख वाद हुए हैं, एक बेरुवाड़ी का मामला था। बेरुवाड़ी के मामले जो है 1960 में हुआ था और इसमें 7 जजों की बेंच ने ये डिसीजन दिया था कि प्रस्तावना संविधान का भाग नहीं है। लेकिन उसी निर्णय को पलटने का कार्य जो है केशवानंद भारती के मामले में होता है, जो 1973 में हुआ था। और इसमें जो है 13 जजों की बेंच बैठी थी, जो अब तक की सबसे बड़ी बेंच मानी जाती है। इसमें बताया गया कि प्रस्तावना संविधान का भाग है। उसके बाद एक मामला और था जो एस.आर. मुंबई के मामला के नाम से जाना जाता है। इसमें बताया गया कि प्रस्तावना संविधान का महत्वपूर्ण अंग है। उसके बाद एक और मामला आता है, उसे जो है मिनर्वा मिल्स के मामले के नाम से जाना जाता है। मिनर्वा मिल्स का मामला, मिनर्वा मिल्स का मामला जो है ये मिनर्वा मिल्स के मामले में जो ये 42वां संविधान संशोधन हुआ था, जिसके तहत 3 शब्द जोड़े गए थे, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और अखंडता। इन 3 शब्दों को हटाने के लिए जो है इसको जो है सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी गई थी। तो यहाँ पर मिनर्वा मिल्स के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने बताया कि ये 3 शब्द जो हैं संविधान की जो मूल भावना है उसको कोई ठेस नहीं पहुँचा रहे हैं, इसलिए तीनों शब्द वैलिड हैं। और इस प्रकार जो है मिनर्वा मिल्स के मामले को खारिज कर दिया गया था। तो यहाँ पर अक्सर प्रस्तावना से संबंधित जो प्रमुख वाद हैं अक्सर परीक्षाओं में पूछे जाते हैं, इसको ध्यान दीजिएगा। पूछा जाता है कि बेरुवाड़ी का मामला क्या था, तो बेरुवाड़ी का मामला था
कि प्रस्तावना का, उसमें बताया गया कि प्रस्तावना संविधान का भाग नहीं है। वहीं पर केशवानंद भारती के मामले में बताया गया कि प्रस्तावना संविधान का भाग है। उसके बाद एस.आर. बम्बई के मामले में बताया गया कि प्रस्तावना संविधान का महत्वपूर्ण भाग है। उसके बाद मिनर्वा मिल्स का जो मामला था, मिनर्वा मिल्स का मामला जो है समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और अखंडता वाले शब्दों को प्रस्तावना से हटाने के लिए सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी गई थी, तो ये मामला जो है खारिज हो गया था। उसके बाद देखिए यहाँ से प्रस्तावना से संबंधित और प्रश्न बनते हैं परीक्षाओं में। पूछा जाता है कि प्रस्तावना क्या परिवर्तनीय है कि नहीं है, इसको हम लोग समझते हैं। प्रस्तावना परिवर्तनीय है कि नहीं, इसको हम लोग समझते हैं। देखिए जब भी प्रश्न पूछा जाए कि प्रस्तावना क्या प्रस्तावना परिवर्तनीय है? और एक प्रश्न और बनता है, क्या प्रस्तावना में संशोधन किया जा सकता है? क्या प्रस्तावना का संशोधन हो सकता है? ये जो प्रश्न है महत्वपूर्ण प्रश्न है, और ये जब पर भी परीक्षाओं में जो कथन कारक के जो प्रश्न बनते हैं वहाँ पर ये प्रश्न हम लोग देखने को मिलेगा। तो इसको हम लोग समझते हैं। जब भी पूछा जाए कि क्या प्रस्तावना परिवर्तनीय है, परिवर्तनीय का मतलब ये होता है, इसको समझने का प्रयास करिए परिवर्तनीय के शब्द को। पहले परिवर्तनीय का मतलब ये होता है कि इन्फोर्सेबल, इन्फोर्सेबल इसका मतलब है। परिवर्तनीय का मतलब ये होता है कि न्याय योग्य। हिंदी में इसका अगर शब्द देखा जाए इसका मतलब है न्याय योग्य। न्याय योग्य का मतलब ये है कि क्या कोई व्यक्ति प्रस्तावना को आधार मान करके सरकार के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट में जो है न्याय की मांग कर सकता है। तो परिवर्तनीय का मतलब यही है। और तो इसका जो जब भी पूछा जाए कि क्या प्रस्तावना परिवर्तनीय है या क्या प्रस्तावना न्याय योग्य है, तो हमारा उत्तर होगा नहीं, प्रस्तावना न्याय योग्य नहीं है। प्रस्तावना जो है न्याय योग्य नहीं है। प्रस्तावना के आधार पर कोई व्यक्ति जो है सरकार के खिलाफ जो है सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट में जो है न्याय की मांग नहीं कर सकता है। उसके बाद देखिए एक और मामला है, ये है संशोधन किया जा सकता है कि नहीं। प्रस्तावना में जो है संशोधन किया जा सकता है। इसका प्रमाण जो है 42वां संविधान संशोधन है। देखिए प्रस्तावना में संशोधन के तहत 3 शब्द जोड़े गए थे, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और अखंडता शब्द। ये तीनों शब्द जोड़े गए हैं, देखिए 1976 में जोड़े गए थे। और इस प्रकार हम बता सकते हैं कि संविधान जो है जो प्रस्तावना है उसका संशोधन किया जा सकता है, क्योंकि प्रस्तावना जो है संविधान का भाग है। क्योंकि केशवानंद भारती के मामले में जो 13 जजों की बेंच थी उसने बताया कि प्रस्तावना जो है संविधान का भाग है। जब संविधान का संशोधन हो सकता है तो प्रस्तावना में भी संशोधन हो सकता है। इस प्रकार ये सिद्ध हो जाता है कि प्रस्तावना में भी संशोधन किया जा सकता है। तो अभी हमने जो है जो प्रमुख परीक्षाओं में कैसे प्रश्न बनते हैं उसके बारे में समझने का प्रयास किया। और ख़ास तौर से आप लोग जो है ये 42वां संविधान संशोधन को ध्यान दीजिएगा। यहाँ पर परीक्षाओं में प्रश्न जो बनेगा, एक तो यहाँ से न्याय से बनेगा कि न्याय में कौन से 3 शब्द जोड़े गए थे। तो न्याय में जो 3 शब्द जोड़े गए हैं, समाजवादी, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय की बात किया गया है। उसके बाद देखिए 42वां संविधान संशोधन से प्रश्न बनता है कि 42वां संविधान संशोधन के तहत किन 3 शब्दों को जोड़ा गया था। तो समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और अखंडता के शब्दों को जोड़ा गया था। उसके बाद जो प्रमुख वाद हुए हैं, इन वादों के बारे में महत्वपूर्ण प्रश्न बनते हैं, इसको ध्यान दीजिएगा। 3 वाद तो मुख्य हैं, इसको ध्यान दीजिएगा। एक है बेरुवारी का मामला। बेरुवारी के मामले में जिसमें बताया गया कि संविधान जो प्रस्तावना है संविधान का भाग नहीं है। लेकिन जो केशवानंद भारती के जो मामला होता है जो 1973 में होता है, इस तिथि को आप ध्यान दीजिएगा। कभी कभी इन तिथियों को भी पूछ लेता है कि केशवानंद भारती का जो मामला था सुप्रीम कोर्ट ने कब अपना निर्णय दिया था, तो 1973 में दिया था। और ये 13 जजों की बेंच बैठी थी, उसके द्वारा ही इस पर जो है अपना निर्णय दिया जाता है। तो उसमें बताया गया कि प्रस्तावना जो है संविधान का भाग है। उसमें बताया गया प्रस्तावना संविधान का भाग है। उसके बाद एक मामला और था जिसे एस.आर. बम्बई का मामला कहते हैं। एस.आर. बम्बई के मामले में बताया गया कि प्रस्तावना जो है संविधान का महत्वपूर्ण भाग है।
उसके बाद एक और मामला होता है मिनर्वा मिल्स का मामला था, उसमें जो है इन 3 शब्दों को हटाने के लिए बात किया गया था। समाजवादी, पंथनिरपेक्ष और अखंडता वाले शब्दों को जो है संविधान में हटाने के लिए चुनौती दिया गया था, लेकिन इस मामला जो है संविधान ने इसे खारिज, सुप्रीम कोर्ट ने इसे खारिज कर दिया था। तो उसके बाद एक प्रश्न बनता है प्रवर्तनीय है कि नहीं है। तो क्या प्रस्तावना प्रवर्तनीय है कि नहीं है, मतलब ये क्या प्रस्तावना न्याय योग्य है कि नहीं है। तो हमारा उत्तर होगा कि नहीं, प्रस्तावना जो है प्रवर्तनीय नहीं है, मतलब प्रस्तावना को आधार मानकर हम लोग न्याय की मांग नहीं कर सकते हैं। उसके बाद संशोधन की बात होती है। संशोधन, क्या प्रस्तावना में संशोधन किया जा सकता है कि नहीं किया जा सकता है। तो संविधान संशोधन 42वां संविधान संशोधन जो हुआ था, देखिए इसके आधार पर भी हम बता सकते हैं कि संविधान में संशोधन हो सकता है। और उसके बाद जो केशवानंद भारती का जो मामला था, केशवानंद भारती का जो मामला था उसमें बताया गया कि प्रस्तावना संविधान का भाग है। इस आधार पर हम बता सकते हैं कि अगर संविधान प्रस्तावना का भाग है, अगर संविधान का संशोधन हो सकता है तो प्रस्तावना में भी संशोधन हो सकता है। तो अभी हमने जो है प्रस्तावना के बारे में अध्ययन किया। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। धन्यवाद।